गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम की चर्चा करेंगे। सर्वनाम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके पिछले क्लास में हमने संज्ञा के प्रमुख भेद, परिभाषा और इसके प्रमुख उदाहरण की चर्चा की थी। आज सर्वनाम के प्रमुख भेद, इसकी परिभाषा और इसके प्रमुख उदाहरण की चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउन भी कहते हैं, तो इसको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। जब किसी संज्ञा का बार बार उपयोग करने की आवश्यकता हो, तब उसकी जगह सर्वनाम का उपयोग करके वाक्य को संक्षिप्त और सरल बनाया जाता है। जैसे वह, ये, तुम, आप, कोई, सब आदि। अभी हम सर्वनाम की परिभाषा की चर्चा करते हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह संज्ञा के दोहराव को रोकता है और वाक्य को सरल बनाता है। अभी हम सर्वनाम के प्रमुख भेद की चर्चा करेंगे। तो सर्वनाम के मुख्यतः 7 भेद बताए गए हैं। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, इसको अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और फिर आता है परस्परवाचक सर्वनाम। इसको अंग्रेजी में रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा की चर्चा करते हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम उस व्यक्ति, वस्तु या समूह का बोध कराते हैं जो वाक्य में कर्ता या कर्म के रूप में होते हैं। यह 3 प्रकार के माने गए हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष बोलने वाला, जैसे कि मैं, हम। इसके बाद आता है द्वितीय पुरुष सुनने वाला, तुम, आप। और तृतीय पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, वह, वे। इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। मैं स्कूल जा रही हूं या मैं स्कूल जा रहा हूं। ये जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तुम क्या कर रहे हो, ये जो है द्वितीय पुरुष के अंतर्गत आता है। और वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये जो है तृतीय या तीसरा पुरुष माना जाता है। तो आप इन सभी उदाहरण को नोट कर सकते हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है।
इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो क्रिया का फल करने वाले पर ही पड़ता है, अर्थात जब कर्ता और क्रम एक ही हो। तो निजवाचक सर्वनाम जो है वो होते हैं जो क्रिया का फल करने वाले पर ही पड़ता है, अर्थात जब कर्ता और कर्म एक ही हो। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। मैंने खुद अपना काम किया, वे लोग खुद ही वहां गए। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। इसका उपयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। तो आप इन सभी परिभाषाओं को नोट कर सकते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर जो परीक्षाएं हैं उसमें परिभाषाओं से जुड़े प्रश्न आते हैं, तो इसको याद रखना जरूरी है। अब इसके प्रमुख उदाहरण की चर्चा करेंगे। यह मेरा घर है, वे लोग यहां आ रहे हैं। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या संख्या का बोध कराते हैं। यह तब प्रयोग होता है जब निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख ना हो। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। कोई मेरे घर आया था। तो यहाँ पर जो है ये जो वाक्य है, कोई मेरे घर आया था, कौन आया था ये पता नहीं, पर कोई तो आया था। तो यहाँ पर जो है अनिश्चितवाचक का बोध होता है। कुछ लोग हमेशा देरी से आते हैं। तो कुछ लोग, कौन लोग, कैसे लोग, इसके बारे में बताया नहीं गया है, तो वो जो है अनिश्चय है। तो यहाँ से इस प्रकार से जो है प्रश्न आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। बहुत ही आसान है। जहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाता है। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। कौन यहाँ आया था। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो आप इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम मान सकते हैं। किसने यह काम किया। अभी संबंधवाचक सर्वनाम की चर्चा करेंगे। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है और यह पहले वाक्य में आए किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित होता है। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। यह वही किताब है जिसे मैंने पढ़ा था। जो व्यक्ति ईमानदार है वही सफल होता है। तो ये जो है, ये जो शब्द हैं या ये जो वाक्य यहाँ पर बताए गए हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो इस प्रकार से जो है इसको संबंधवाचक सर्वनाम मान सकते हैं। और अंत में आता है परस्परवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। परस्परवाचक सर्वनाम का उपयोग तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो इसके उदाहरण कुछ इस प्रकार है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। छात्र आपस में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो एक दूसरे, आपस, ये सभी जो हैं ये परस्परवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब सर्वनाम के उदाहरण और इसके वाक्य के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके अंतर्गत
जो वाक्य आएंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। वह आज स्कूल नहीं गया, ये तृतीय पुरुष के अंतर्गत आता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, ये द्वितीय पुरुष के अंतर्गत आता है। निजवाचक सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों की चर्चा करते हैं। उसने खुद अपना काम किया, तो यहाँ पर जो खुद है ये निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। मैं खुद अपने निर्णय पर गर्व करता हूं, तो यहाँ पर जो खुद है ये भी निजवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा दोस्त है, तो यहां पर जो मेरा है यह निश्चयवाचक को दर्शाता है। वे लोग यहां आ रहे हैं। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ प्रमुख वाक्य। किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो यहां पर जो किसी है, किसी ने, तो यहां पर जो किसी ने दिया गया है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। कुछ लोग हमेशा सवाल पूछते रहते हैं, तो यहां पर जो कुछ लोग है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने यह पुस्तक लिखी, तो यहां पर प्रश्न चिन्ह है, तो आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं कि ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कौन यहाँ बैठा है, तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वाक्य। वह आदमी जो तुम्हारे साथ आया था कहाँ है, तो यहां पर एक संबंध स्थापित होता है दो व्यक्तियों के बीच, तो यहां पर जो है संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाया गया है। वह वही लड़की है जिसने गाना गाया था। परस्परवाचक सर्वनाम। हम सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। वे दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो ये जो है ये दोनों वाक्य परस्परवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। परंतु आम तौर पर देखा जाए तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये जो परस्परवाचक सर्वनाम है ये नहीं गिना जाता या इसको इतना महत्व नहीं दिया जाता। ज्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो उत्तर जो है वो 6 माना जाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप 6 को टिक कर सकते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, परंतु अगर कोई सर्वनाम है तो उसको जान लेना आवश्यक है। तो जैसे परस्पर वाचक सर्वनाम जो है ये नहीं गिना जाता, परंतु इसके बारे में जानना भी जरूरी है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए अभी सर्वनाम के निष्कर्ष की बात करते हैं। सर्वनाम का उपयोग वाक्य को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। इससे संज्ञा के बार बार उपयोग से बचा जा सकता है और वाक्य में दोहराव नहीं होता। सर्वनाम के विभिन्न प्रकार हमें भिन्न भिन्न परिस्थितियां में वाक्य को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सर्वनाम के प्रमुख भेद, उसकी परिभाषा और उसके प्रमुख उदाहरण की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे
कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।